प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल जाएंगे, जिसकी आधिकारिक पुष्टि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। इस अहम दौरे के दौरान भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और औद्योगिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को वैश्विक स्तर पर नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने गेहूं की कटाई से पहले वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि गेहूं की पराली से जुड़ी घटनाएं खासकर दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति को और गंभीर बना देती हैं। इसलिए राज्यों को अपनी कार्य योजनाओं को और मजबूत तरीके से लागू करना होगा। इसके तहत खेतों की मैपिंग, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सीआरएम मशीनों की समय पर उपलब्धता, छोटे किसानों को मुफ्त मशीन सुविधा, भूसे के भंडारण और सप्लाई चेन तैयार करने जैसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निगरानी बढ़ाने, विशेष पराली सुरक्षा बल के गठन, शाम के समय गश्त तेज करने और नियमों के उल्लंघन पर पर्यावरण मुआवजा लगाने की बात कही गई है, ताकि आने वाले कटाई सीजन में पराली से जुड़ी स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन में कोटा से तैयारी कर रहे छात्र कबीर छिल्लर ने 300 में से 300 अंक हासिल कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुरुग्राम निवासी कबीर पिछले 2 साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, जहां मजबूत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट उनकी सफलता की बड़ी वजह बने। वे आगे चलकर आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करना चाहते हैं और उनका सपना अमेरिका के कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उच्च शिक्षा हासिल करने का है। कबीर का कहना है कि रटने की बजाय विषय को समझना, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और अपनी गलतियों का विश्लेषण करना ही उनकी इस बड़ी सफलता की असली कुंजी रहा है। 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपनी रणनीति को और आक्रामक बना दिया है। पार्टी सत्तारूढ़ दलों की कमजोरियों, एंटी इनकम्बेंसी और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को आधार बनाकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुख बनाया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके सरकार के खिलाफ गठबंधन विस्तार और बूथ स्तर संगठन पर जोर है। केंद्रीय नेतृत्व, खासकर अमित शाह, इन राज्यों में लगातार बैठकें और दौरों के जरिए अभियान को धार दे रहे हैं, ताकि वोट शेयर बढ़ाकर सत्ता की मजबूत दावेदारी की जा सके। झारखंड के पलामू जिले के पांकी इलाके में मेले के दौरान गोलगप्पा खाने के बाद 150 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कैंप लगाकर इलाज शुरू किया। बीमार बच्चों की उम्र 5 से 15 साल के बीच बताई जा रही है, जिनमें उल्टी और दस्त की शिकायत थी। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और कई को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं एम्बुलेंस की कमी के बीच स्थानीय ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने निजी वाहनों से बच्चों को अस्पताल पहुंचाकर राहत कार्य में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े आर्थिक अनियमितता के मामले में संपत्तियों को जब्त करने को लेकर प्रवर्तन एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर फिलहाल फैसला टाल दिया है। अदालत ने बताया कि इस मामले में निर्णय 31 जनवरी को सुरक्षित रखा गया था और अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। एजेंसी का कहना है कि भंडारी से जुड़ी देश और विदेश में कई संपत्तियों को लेकर जांच जारी है, जबकि दूसरी ओर बचाव पक्ष ने याचिका को खारिज करने की मांग की है। कोर्ट के अगले फैसले पर इस पूरे मामले की दिशा तय होने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा और जो छात्र पहले चरण में कम से कम 3 विषयों में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड के अनुसार ऐसे छात्रों को अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा और वे अगले वर्ष मुख्य परीक्षा में ही शामिल हो सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि पहली परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र छात्रों को कुछ विषयों में प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा, जबकि नियमों का पालन न करने वालों पर यह फैसला सीधे लागू होगा।
जम्मू कश्मीर में पिछले साल पहलगाम में हुई एक गंभीर घटना के बाद एहतियातन बंद किए गए 14 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की, जिसके तहत कश्मीर संभाग के 11 और जम्मू संभाग के 3 प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट अब पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस फैसले से होटल इंडस्ट्री, टूर ऑपरेटर्स और स्थानीय लोगों की आजीविका को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकार का मानना है कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये कदम घाटी में पर्यटन को फिर से रफ्तार देगा और आने वाले सीजन में देश विदेश से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है, जहां सैकड़ों मजदूर श्रीनगर की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी दल नेशनल कांग्रेस को उसका चुनावी वादा याद दिलाते हुए कहा कि नियमितीकरण नीति को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मजदूरों की योजना पार्टी मुख्यालय के घेराव की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने पास के इलाके में अपना रोष जताया। ये विरोध ऐसे समय में हुआ है जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट में उनकी सेवाओं की सराहना तो की, लेकिन नियमितीकरण को लेकर कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई, जिससे अस्थायी कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। केरल की प्रसिद्ध शबरीमला मंदिर से जुड़े मामले में नायर सर्विस सोसाइटी (एनएसएस) और श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (एसएनडीपी) योगम ने एक बार फिर रजस्वला आयु की महिलाओं के प्रवेश का विरोध दोहराया है। ये प्रतिक्रिया उस समय आई है जब उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। संगठनों का कहना है कि मंदिर से जुड़ी पारंपरिक प्रथा का पालन होना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार तथा त्रावणकोर देवसोम बोर्ड इस मामले में अनुकूल रुख अपनाएंगे। उनका मानना है कि फैसला अदालत पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन तब तक परंपराओं के संरक्षण के लिए उनका पक्ष स्पष्ट और कायम रहेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने मुलाकात की, जहां सीएम ने प्रेजेंटेशन के जरिए राज्य सरकार की तकनीक आधारित योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान व्हाट्सएप गवर्नेंस, रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम, डेटा लेक प्रोजेक्ट, संजीवनी हेल्थ प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी अमरावती जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। गेट्स ने शासन में तकनीक, ब्लॉकचेन और डिजिटल हेल्थ के इस्तेमाल की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों से प्रशासनिक सेवाएं तेज, पारदर्शी और आम लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी बन रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 18 फरवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे और नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर मायापुर में एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि भाजपा का कहना है कि ये दौरा गैर राजनीतिक है, लेकिन चुनावी माहौल में इसे अहम माना जा रहा है। शाह इस दौरान संतों से संवाद करेंगे और एक धार्मिक आयोजन में भाग लेंगे। वहीं प्रशासन ने दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। चुनाव से पहले भाजपा की शीर्ष नेताओं की लगातार यात्राओं से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके लिए उन्होंने शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राशि जमा होने के बाद ही जमानत पर विचार किया जाएगा और शर्तें पूरी होने पर 1 लाख रुपए के मुचल्ले पर रिहाई का आदेश दिया गया है। ये मामला फिल्म से जुड़े वित्तीय लेन देन से संबंधित है, जिसमें निचली अदालत ने पहले सजा सुनाई थी। हालांकि अब अगली सुनवाई तक राहत मिलने से अभिनेता को अस्थायी तौर पर बड़ी राहत मिली है। पंजाब की पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू ने एक बयान देकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत आध्यात्मिक बताते हुए उनके व्यक्तित्व की सराहना की। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर असमंजस जताया। कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि कार्यक्रम के दौरान दिए गए इस बयान में उन्होंने कहा कि एक नेता को सभी से संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए और ईमानदार सलाह सुननी चाहिए। उनके इस बयान को राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय आया है जब देश में सियासी माहौल पहले से ही गर्म है और नेताओं के बयानों पर खास नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने नशे की बढ़ती समस्या पर काबू पाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के 10 जिलों में एक व्यापक सर्वे कराने का फैसला किया है, ताकि स्थिति का गहराई से आकलन किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने बताया कि ये सर्वे राष्ट्रीय स्तर के अभ्यास का हिस्सा होगा और इसके साथ ही हर गांव में युवाओं को नशे से दूर करने के लिए सर्कल ऑफ केयर पहल शुरू की गई है, जिसके तहत प्रशिक्षित काउंसलर मदद करेंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं को लेकर 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और मुख्य सचिव को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग का कहना है कि इन अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं, जिससे मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद एसआईआर कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है और अंतिम मतदाता सूची अब 28 फरवरी को जारी होगी, ताकि दस्तावेजों की सही जांच और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश की राजधानी की सुरक्षा कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है और आने वाले समय में दिल्ली पुलिस को तकनीक, आधुनिक पुलिसिंग और जनविश्वास का मजबूत प्रतीक बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की असली सफलता तब है जब समाज में कानून के प्रति सम्मान बने और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार, संगठित अपराध और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती, साइबर मामलों में तकनीकी क्षमता बढ़ाने और फॉरेंसिक जांच को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को अगले 5 और 25 वर्षों के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में ये बल विश्व स्तर पर एक आधुनिक और भरोसेमंद पुलिस व्यवस्था के रूप में पहचाना जाए। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 3 महीने से चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा जातिगत विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है, जब अगड़ी जाति के बच्चों ने दलित महिला सहायिका के हाथ बना भोजन ग्रहण किया और केंद्र में दोबारा गतिविधियां शुरू हुईं। इस कदम से न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और पोषण व्यवस्था पटरी पर लौटी, बल्कि सामाजिक समरसता का मजबूत संदेश भी गया। ये मामला पहले संसद तक पहुंचा था, लेकिन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और समुदाय की पहल से समाधान निकल पाया। अब बच्चों की नियमित उपस्थिति की उम्मीद जताई जा रही है और महिला एवं बाल विकास से जुड़े अधिकारी इसे सामाजिक एकता की सकारात्मक शुरुआत मान रहे हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों को शिक्षाविदों ने पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करने की सलाह दी है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी ने कहा कि बेहतर परिणाम के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य और तनाव मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने छात्रों को पर्याप्त नींद लेने, कठिन विषयों का नियमित रिवीजन करने और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने की सलाह दी।